नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक अपने YouTube चैनल गुरुग्राम क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का वीडियो है विश्व के घास के मैदान के संदर्भ में, ग्रासलैंड ऑफ द वर्ल्ड। बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, चाहे वह यूपीएससी का एग्जाम हो या स्टेट सिविल का एग्जाम हो, इससे कुछ न कुछ क्वेश्चन हमेशा आते हैं। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग विश्व के घास के मैदान के संदर्भ में। सबसे पहले घास के मैदान के संदर्भ में हम लोग जानेंगे कि ग्रासलैंड या घास भूमि होती क्या है। तो घास भूमि का वह क्षेत्र होता है जहां पर प्राकृतिक वनस्पति की अपेक्षा ग्रासलैंड का यानी घास का विस्तार ज्यादा पाया जाता है। विश्व में कुछ थोड़ी थोड़ी दूरी पर कुछ वृक्ष पाए जाते हैं, लेकिन अधिकांश क्षेत्रों पर लंबे घासों का विस्तार होता है। तो ऐसी भूमि को ही हम ग्रासलैंड के नाम से जानते हैं। यह ग्रासलैंड विश्व के या धरातल के विशालतम बायोम में से एक है, जो धरातल के लगभग 35% भूभाग को घेरे हुए। महत्वपूर्ण फैक्ट क्या है कि 7 महाद्वीपों में से अंटार्कटिका को छोड़कर सभी 6 महाद्वीपों पर ग्रासलैंड का विस्तार पाया जाता है, जो जलवायु और अक्षांशीय स्थिति के आधार पर इनकी स्वरूप में, प्राकृतिक स्वरूप में अंतर के रूप में विकसित होता है। क्लियर है? अब हम लोग जानेंगे कि ग्रासलैंड का विस्तार कितने वर्गों में हुआ है। तो जलवायु या अक्षांशीय स्थिति के आधार पर ग्रासलैंड को हम लोग 2 भागों में बांटते हैं। कौन कौन से 2 भाग हैं? एक है उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान और दूसरा है शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। तो उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान और शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान को समझने के पहले हम लोग समझेंगे कि उष्ण कटिबंध किसे कहते हैं और शीतोष्ण कटिबंध किसे कहते हैं। हालांकि मैंने इस पर एक वीडियो बनाया हुआ है, आप डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो को मैं लिख दूंगा। आप इसको अभी सिर्फ ये समझ लीजिए कि उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कौन सा होता है और शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कौन सा होता है। तो ध्यान दीजिएगा, यह ग्लोब का पार्ट, यह 0 डिग्री का क्षेत्र जिसे हम लोग कहते हैं इक्वेटर। इसके ऊपर 23.5 डिग्री का जो क्षेत्र होता है, 23.5 डिग्री नॉर्थ, जिसे कर्क रेखा कहते हैं, और इसके नीचे जो 23.5 डिग्री साउथ होता है, इसे हम कहते हैं मकर रेखा। तो कर्क और मकर रेखा के बीच के क्षेत्र को ही कहा जाता है उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। क्या कहा जाता है? उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। कर्क से मकर रेखा के बीच के क्षेत्र को उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहा गया, और इस क्षेत्र में जो ग्रासलैंड का विकास हुआ उसे ही कहते हैं उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। अब जहां तक शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान का विस्तार है, तो शीतोष्ण किसे कहते हैं? तो ध्यान दीजिएगा, 23.5 से 66.5 डिग्री अर्थात आर्कटिक सर्कल, आर्कटिक वृत्त और अंटार्कटिक वृत्त, यह जो क्षेत्र है इसे ही हम कहते हैं शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। तो इन क्षेत्रों में जो घास का मैदान का विकास हुआ है इसे ही हम कहते हैं शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। तो जलवायु के आधार पर और अक्षांशीय स्थिति के आधार पर हम समझ सकते हैं कि ग्रासलैंड वर्ल्ड में 2 प्रकार के होते हैं, एक उष्ण कटिबंधीय और दूसरा शीतोष्ण कटिबंधीय। अब हम लोग शुरू करते हैं सबसे पहले उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान के बारे में। अभी इससे मैं स्पष्ट रूप से समझा दिया हूं कि उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान का विस्तार कहां होता है। तो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में जो घास के मैदान का विस्तार हुआ है उसे हम उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान के रूप में जानते हैं। ध्यान दीजिएगा, उष्ण कटिबंधीय के कंप्लीट क्षेत्र पर इसका विकास नहीं हुआ है। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में विषुवतीय वर्षावन एवं उष्ण मरुस्थलों के बीच, ध्यान दीजिएगा, विषुवतीय वर्षावन और उष्ण कटिबंधीय मरुस्थलों के बीच जो घास के मैदान का विकास हुआ है उसे ही हम कहते हैं उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। फॉर एग्जांपल हम आपको समझा रहे हैं, देखिए यह रेखा है 0 डिग्री की रेखा, यह रेखा है 0 डिग्री की रेखा, क्लियर है, और यह रेखा है 0 डिग्री की रेखा। तो ये जो एरिया है इसे कहते हैं, जो डीप कलर में है, इसे हम कहते हैं विषुवतीय वर्षावन क्षेत्र, विषुवतीय वर्षावन क्षेत्र, क्लियर है। और यहां पर जो एरिया है, ये जो एरिया है यह भी विषुवतीय वर्षावन क्षेत्र है। अमेजन बेसिन का क्षेत्र यह है और यह है कांगो बेसिन का क्षेत्र। अब देखिएगा, अमेजन बेसिन के उत्तर में जो ग्रासलैंड है यह है लानूज, और अमेजन बेसिन के दक्षिण में जो ग्रासलैंड है यह है कैंपुस। तो ये जो ग्रासलैंड है इसे हम कहते हैं उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान का विस्तार। यहां देखिएगा, यह कांगो बेसिन का क्षेत्र है, इसके उत्तर में और इसके दक्षिण में क्या है, या इसके बोल सकते हैं इसके चारों ओर जो ग्रासलैंड का विकास हुआ है इसे हम कहते हैं सवाना घास का मैदान। देखिए सवाना है। अब इसके ऊपर में क्या है, यह डेजर्ट पार्ट है जो सहारा है,
और इसके नीचे भी डेजर्ट है, बोत्सवाना मरुस्थल है। तो स्पष्ट है, हम देख सकते हैं कि यह विषुवतीय वर्षावन और डेजर्ट के बीच का जो ग्रासलैंड है, बीच का जो क्षेत्र है, उसे ही हम कहते हैं उष्णकटिबंधीय घास के मैदान का क्षेत्र। इन क्षेत्रों में औसत वार्षिक वर्षा जो होती है वह 100 सेंटीमीटर होती है और वर्षा का अधिकांश जो रूप होता है वह गर्मी की ऋतु में होता है। महत्वपूर्ण फैक्ट क्या है कि विश्व के अलग अलग क्षेत्रों में इस घास के मैदान को अलग अलग नाम से जाना जाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप देख सकते हैं, पूछ दिया जाता है, हमेशा इससे मैचिंग करने के लिए आता है। तो आप इस चार्ट में स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि अलग अलग महाद्वीपों में इसमें उष्णकटिबंधीय घास के मैदान को अलग अलग नामों से जाना गया है। जैसे यह दक्षिण अमेरिका है, तो दक्षिण अमेरिका के वेनेजुएला क्षेत्र में जो घास का मैदान है उसे लानोज के नाम से, और ब्राजील के क्षेत्र में जो घास का मैदान है वह कैंपोस के नाम से जाना जाता है। पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ पर जो ब्लैक कलर का जो घास का मैदान है, ब्लैक कलर से मैंने जो दिखाया है वह उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है, और जो ब्लू कलर से मैंने दिखाया है वह शीतोष्णकटिबंधीय घास का मैदान है। तो हम आइए एक लिस्ट बनाते हैं सबसे पहले कि उष्णकटिबंधीय घास के मैदान को अलग अलग क्षेत्रों में किन किन नामों से जाना जाता है। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं वेनेजुएला। वेनेजुएला वेनेजुएला में उष्णकटिबंधीय घास के मैदान को लानोज के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? लानोज। यह देखिए लानोज। और उसके नीचे आप आ जाइए ब्राजील। तो ब्राजील में उष्णकटिबंधीय घास के मैदान को कैंपोस कहा जाता है, कैंपोस। और वास्तव में ये जो एरिया है, ये जो एरिया है ब्लैक जो बिल्कुल डीप कलर है, यह विषुवतीय वर्षावन के रूप में जाना जाता है। जिससे भी क्वेश्चन पूछता है कि सेलवास क्या है, सेलवास क्या है, तो आप बोल सकते हैं कि अमेरिकन बेसिन में विषुवतीय वर्षावन के क्षेत्र को ही सेलवास कहा जाता है। तो यह सेलवास जो है यह क्या हुआ? वन भूमि हुआ, वन भूमि है। और इस वन भूमि के उत्तर में अर्थात वेनेजुएला में जो घास का मैदान है उसे नाम दिया गया लानोज, और दक्षिण में जो घास का मैदान है इसे नाम दिया गया कैंपोस। क्लियर है? अब हम लोग आते हैं तीसरा पॉइंट, अफ्रीका। अफ्रीका, तो अफ्रीका में ग्रासलैंड उष्णकटिबंधीय घास के मैदान को नाम दिया गया है सवाना। बड़ा ही महत्वपूर्ण है, हमेशा इससे क्वेश्चन आता है कि सवाना घास का मैदान कहां पाया जाता है, तो यह अफ्रीका महाद्वीप में कांगो बेसिन के चारों ओर का जो क्षेत्र है उसे सवाना ग्रासलैंड के नाम से जाना जाता है। इसे शिकारियों की भूमि भी कहा जाता है, लैंड ऑफ हंटिंग के नाम से भी इस ग्रासलैंड को जाना जाता है। यहाँ के जो घास होते हैं वे लंबाई कम से कम इसकी 1 से 8 मीटर के बीच में होती है। वृक्ष यहाँ पर काफी कम होते हैं, और घास जो होती है खुरदुरी होती है और मोटी होती है। इस घास के मैदान की महत्वपूर्ण विशेषता क्या है सवाना की, कि यह घास का मैदान उष्णकटिबंधीय घास के मैदानों में सबसे बड़ा क्षेत्र है। इसीलिए अन्य क्षेत्रों में जहां पर अलग से कोई नामांकित नहीं किया गया है उष्णकटिबंधीय घास के मैदान को, वहां पर उसे सवाना के नाम से जाना जाता है। क्लियर है? इस घास के मैदान की महत्वपूर्ण विशेषता क्या है कि यहाँ पर पार्कलैंड पाए जाते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किस घास के मैदान में पार्कलैंड पाए जाते हैं, तो आप बताएंगे कि सवाना घास के मैदान में पार्कलैंड पाए जाते हैं। पार्कलैंड क्या होता है? स्पष्ट है, पार्क भूमि। पार्क में क्या होता है, कैसा कंडीशन बनता है कि एक वृक्ष है और उसके बाद कुछ घास के मैदान है, घास का क्षेत्र फैला हुआ है, फिर एक वृक्ष है, फिर घास के मैदान का फैला हुआ है, फिर एक वृक्ष है, फिर घास के मैदान, फिर एक वृक्ष। तो स्पष्ट रूप से दिखता है, एक पार्क जैसा दृश्य दिखता है, जो सवाना घास के मैदान की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। तो पार्क भूमि कहां पाई जाती है? तो पार्क भूमि जो पाई जाती है वह सवाना घास के मैदान में पाई जाती है। तो क्लियर है? अफ्रीका में इसको किस नाम से जाना गया? पार्कलैंड, सवाना के नाम से, और सवाना में ही पार्कलैंड पाया जाता है। इसके अलावा अगला हम पॉइंट चलेंगे तो श्रीलंका। श्रीलंका में उष्णकटिबंधीय घास के मैदान को किस नाम से जाना गया? तो आप देख सकते हैं इसका नाम है पटाना, पोटाना, पटाना। और एक और लास्ट पॉइंट है, आप एक देख सकते हैं मलेशिया, 5वां नंबर मलेशिया। मलेशिया में उष्णकटिबंधीय घास के मैदान को पैडंग के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? पैडंग के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पर जो ऑस्ट्रेलिया का क्षेत्र है, ऑस्ट्रेलिया का उत्तरी जो क्षेत्र है, वहां पर घास के मैदान को सवाना के ही नाम से जाना जाता है। अर्थात ऑस्ट्रेलिया के उष्णकटिबंधीय घास के मैदान को सवाना के नाम से ही जाना जाता है। तो आप इसको स्पष्ट रूप से एक चार्ट के रूप में बना लीजिएगा। क्वेश्चन इससे अक्सर आता है कि
लानोज घास का मैदान कहाँ पाया जाता है, कैंपोस कहाँ पाया जाता है, समाना कहाँ पाया जाता है, पार्कलैंड किस घास के मैदान की विशेषता है, पटाना घास का मैदान कहाँ पाया जाता है, पैडंग कहाँ पाया जाता है, समाना कहाँ पर है। तो एक लिस्ट है जो आप लोग इसको मेमोराइज कर लीजिएगा। वेनेजुएला में लानोज, ब्राजील में कैंपोस, अफ्रीका में समाना, श्रीलंका में पटाना, मलेशिया में पैडंग और ऑस्ट्रेलिया में भी इसे समाना के नाम से जाना जाता है। तो एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है घास के मैदान की। अब हम लोग आते हैं, ये आप इसको मैप में भी मैपिंग इसको कर लीजिएगा। यहाँ पर है, यह अफ्रीका का क्षेत्र है, दक्षिण अमेरिका का क्षेत्र है, इसके ऊपर में लानोज, दक्षिण में कैंपोस। कांगो बेसिन के चारों ओर का जो घास का मैदान है उसे पार्क भूमि के रूप में भी जाना जाता है। समाना ग्रासलैंड का क्षेत्र है, श्रीलंका में पटाना, मलेशिया में पैडंग और ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी भाग में समाना के रूप में। अब हम लोग आते हैं दूसरे घास के मैदान के रूप में, जिसका नाम है शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान। तो अभी मैंने इसमें बता दिया कि शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में अर्थात उत्तरी गोलार्ध में 23.5 से या दोनों गोलार्धों में 23.5 से 66.5 डिग्री के बीच के क्षेत्र में जो घास के मैदान पाए जाते हैं उसे ही हम कहते हैं शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। क्लियर है? या इन क्षेत्रों में जो वार्षिक वर्षा होती है वह 25 से 50 सेंटीमीटर के क्षेत्र के रूप में होती है, लेकिन यहाँ पर जो घासें पाई जाती हैं वे काफ़ी मुलायम और पौष्टिक होती है, जिसके कारण ये घास के मैदान जो हैं पशुचारण के लिए काफ़ी उपयुक्त है। और वर्तमान समय में चूँकि पौधों में पौष्टिकता काफ़ी अधिक होती है, तो इसके कारण इस क्षेत्र की जो मिट्टी भी होती है वह काफ़ी उपजाऊ होती है और ऐसे क्षेत्रों को कृषि भूमि के रूप में भी बदला जा रहा है। घास के मैदान के संबंध में जहां तक बात है तो इससे काफी अधिक क्वेश्चन आता है। शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान को विश्व के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नामों से जाना जाता है और ये भूमि जो है जो कि कृषि के लिए काफी महत्वपूर्ण है, इसलिए मानवीय संसाधन के रूप में भी यह काफी महत्वपूर्ण है और इससे अक्सर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्या क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रेरी घास का मैदान कहां पर है, स्टेपीज घास के मैदान कहां पाए जाते हैं। तो इस तरीके से जो क्वेश्चन है इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। इसमें हम लोग आते हैं, एक लिस्टिंग करते हैं कि किन किन क्षेत्रों में कौन कौन से घास के मैदान है। तो कॉन्टिनेंट वाइज हम लोग चलते हैं। सबसे पहले उत्तरी अमेरिका का क्षेत्र है। तो उत्तरी अमेरिका में जो घास का मैदान है उसे हम लोग प्रेरी के नाम से जानते हैं। उत्तरी अमेरिका में इसे प्रेरीज कहा जाता है, प्रेरी कहा जाता है। तो उत्तरी अमेरिका में जो घास का मैदान है उसे क्या नाम दिया गया है? प्रेरी। यह उत्तरी अमेरिका के यूएसए और कनाडा के क्षेत्र में पाया जाता है। काफी महत्वपूर्ण घास का मैदान है और इस घास के मैदान में गेहूं का उत्पादन बड़े पैमाने पर होता है और इसलिए प्रेरी को ब्रेड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ब्रेड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड, क्योंकि यहाँ पर एग्रीकल्चर का विकास काफी उच्च तकनीकी क्षमता के आधार पर किया जाता है, मशीनों का उपयोग बड़े पैमाने पर किया जाता है। तो यहाँ के किसान जो होते हैं काफी अमीर होते हैं और यहाँ के किसानों को, प्रेरी के किसानों को क्या नाम से जाना जाता है? सूटकेस फार्मर। सूटकेस फार्मर क्यों? क्योंकि ये लोग जो होते हैं यहाँ के किसान, प्रेरी के किसान, वे यहाँ पर अपनी कृषि भूमि में निवास नहीं करते हैं, निवास करते हैं शहरों में। और जब कृषि कार्य करना रहता है तो अपनी मर्सिडीज से, महंगी गाड़ियों से वे आते हैं, खेत के किनारे अपनी गाड़ी लगाते हैं और अपने सूटकेस से अपने कपड़े को, किसान के कपड़े को पहनकर अपने ट्रैक्टर से 2-3 घंटे के अंदर कई एकड़ भूमि को जोतकर पुनः अपने कपड़े को चेंज कर वे शहर में चले जाते हैं। अर्थात अपनी कृषि भूमि में ये निवास नहीं करते। तो ऐसे अमीर किसानों को, उत्तरी अमेरिका के प्रेरी क्षेत्र के अमीर किसानों को सूटकेस फार्मर के नाम से या साइड वॉक फार्मर के नाम से भी, इनको साइड वॉक फार्मर के नाम से भी जाना है, ऑब्लिक साइड वॉक फार्मर। ध्यान दीजिएगा, इससे क्वेश्चंस काफी पूछे जाते हैं, इसलिए आप लोग इसको मेमोराइज कर लीजिएगा। तो उत्तरी अमेरिका में प्रेरी। अब हम आ जाते हैं दक्षिण अमेरिका में। तो दक्षिणी अमेरिका में जो घास का मैदान है इसे कहा जाता है पंपास। क्या नाम दिया गया है? पंपास। पंपास यह भी बड़ा ही महत्वपूर्ण घास का मैदान है। यहाँ की घास के मैदान भी काफी पौष्टिक होते हैं, जिसके कारण यहाँ पर पशुपालन का विकास बड़े पैमाने पर हुआ है। क्लियर? अब आ जाते हैं हम लोग अगला, यूरेशिया। यूरेशिया मतलब यूरोप और एशिया में जो शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है उसे नाम दिया गया है स्टेपीज। क्या नाम दिया गया है? स्टेपीज। स्टेपीज। उसके बाद हम लोग आते हैं, चौथा नंबर आ जा रहे हैं दक्षिणी अफ्रीका महाद्वीप। तो
अफ्रीका महाद्वीप में दक्षिणी अफ्रीका, ब्रैकेट में लिख लेते हैं दक्षिणी अफ्रीका भाग है, यह भाग दक्षिणी अफ्रीका, यहां पर जो घास का मैदान है इसे वेल्ड कहा जाता है। क्या नाम दिया गया है? वेल्ड। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है इसके संदर्भ में कि शीतोष्ण कटिबंधीय जितने भी घास के मैदान हैं वहां पर गेहूं की कृषि का बड़े पैमाने पर विकास हुआ है सभी में, चाहे वह प्रेरी हो, स्टेपीज हो, मंचूरियन का क्षेत्र हो, डाउन्स का क्षेत्र हो, सभी में एग्रीकल्चर के रूप में गेहूं का विकास बड़े पैमाने पर हुआ है। लेकिन वेल्ड जो एक ऐसा घास का मैदान है जहां पर गेहूं की अपेक्षा मक्के का उत्पादन बड़े पैमाने पर होता है। मक्का त्रिभुज, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि मक्का त्रिभुज किस घास के मैदान की विशेषता है, तो आप क्या बताएंगे? वेल्ड घास का मैदान जो दक्षिणी अफ्रीका में है। तो वेल्ड जो है वह मक्का त्रिभुज के लिए प्रसिद्ध है। मक्का त्रिभुज अर्थात यहां पर मक्के का उत्पादन बड़े पैमाने पर होता है। इसके बाद हम लोग अफ्रीका के बाद आ जाते हैं ऑस्ट्रेलिया में। तो ऑस्ट्रेलिया में इसे डाउन्स के नाम से जाना जाता है। ऑस्ट्रेलिया में जो शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है इसे डाउन्स के नाम से जाना जाता है। इस क्षेत्र में मर्रे और डार्लिंग नदी जो महत्वपूर्ण नदी पानी का सोर्स है, इसके सहारे यहाँ पर भी गेहूं का उत्पादन बड़े पैमाने पर होता है। अन्य क्षेत्रों में जैसे आ जाएंगे न्यूजीलैंड, तो न्यूजीलैंड में दो प्रमुख द्वीप है, उत्तरी द्वीप और दक्षिणी द्वीप। इसके अलावा स्टेनली भी एक महत्वपूर्ण द्वीप है। लेकिन यहाँ पर जो घास का मैदान है न्यूजीलैंड में वह मुख्य रूप से न्यूजीलैंड के दक्षिणी द्वीप पर है और उसको निम्न दो नामों से जाना जाता है। एक है कैंटरबरी और दूसरा घास का मैदान है, इसका नाम है ओटैगो। ये दोनों घास के मैदान कहां पाए जाते हैं? न्यूजीलैंड में पाए जाते हैं। न्यूजीलैंड में क्लियर है? तो कैंटरबरी और ओटैगो कहां पर है? इस न्यूजीलैंड में, न्यूजीलैंड के दक्षिणी द्वीप पर। इसके अलावे आप देख सकते हैं जब आप भारत के कश्मीर क्षेत्र में जाएंगे तो कश्मीर के क्षेत्र में मध्य हिमालय के दक्षिणी ढलान पर कुछ घास के मैदान पाए जाते हैं जिन्हें मर्ग कहा जाता है। क्या नाम दिया गया है? मर्ग। तो यह मर्ग कहां पर पाए जाते हैं? कश्मीर में। और इसी मर्ग को उत्तराखंड में किस नाम से जाना गया? बुग्याल। तो अगर आपसे पूछा जाए मर्ग और बुग्याल कहां पर है, तो यह भारत में घास के मैदान का क्षेत्र है, उत्तराखंड का क्षेत्र। उत्तराखंड का मर्ग कहां पर है? कश्मीर में। और बुग्याल कहां पर है? उत्तराखंड में। इसके अलावा आप देख सकते हैं दो महत्वपूर्ण घास के मैदान और हैं। यह है पुस्तैच। इससे क्वेश्चन कई बार आया है कि पुस्तैच घास का मैदान कहां पर है, तो आप बताएंगे रोमानिया के पश्चिम में एक देश है जिसका नाम है हंगरी। तो पुस्तैच घास का मैदान कहां पर है? हंगरी में। और अगला जो लास्ट है वह है मंचूरियन घास का मैदान। मंचूरियन यह कहां पर है? उत्तर पूर्वी चीन का क्षेत्र। उत्तर पूर्वी चीन का क्षेत्र। तो शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान को अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नामों से जाना गया। किन किन नामों से जाना गया? तो उत्तरी अमेरिका में प्रेरीज, दक्षिण अमेरिका में पंपाज, हंगरी में पुस्तैच, यूरेशिया में मतलब यूरोप और एशिया में स्टेपीज, इसके अलावा अफ्रीका में वेल्ड, ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स, न्यूजीलैंड में कैंटरबरी और ओटैगो, भारत के क्षेत्र में कश्मीर के क्षेत्र में मर्ग, उत्तराखंड के क्षेत्र में बुग्याल और मंचूरियन, उत्तर पूर्वी चीन के क्षेत्र में मंचूरियन। तो ये घास के मैदान बड़े ही महत्वपूर्ण है। इसको आप अपनी कॉपी में लिस्ट के रूप में इसको साइन अप कर लेंगे और इसको एक लिस्ट के रूप में आप इसको याद रखेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, इससे क्वेश्चन आपको आना ही आना है, इसलिए इसको ध्यान से आप लोग कर लेंगे। ओके, धन्यवाद।